नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज अड्डा में। मैं हूं नीरज और चुनाव के मद्देनजर 2024 को अगर आप बड़ी पिक्चर के तौर पे राष्ट्रीय स्तर पे देखें तो उससे पहले एक सेमीफाइनल है जहां पे 3 राज्यों के चुनाव होने हैं मुख्य तौर पे। अदरवाइज तो और भी हैं, 2 और राज्य हैं। इसको अगर कॉन्टेक्स्ट में रखें तो बड़े राष्ट्रीय दलों की या बड़े राष्ट्रीय गुटों की स्ट्रैटेजी कुछ सामने आ रही है। भारतीय जनता पार्टी ने मध्य प्रदेश के चुनाव में अपने बहुत सारे सांसदों को यानी सिटिंग एमपीज को और मिनिस्टर्स को मैदान में उतार दिया है। यानी केंद्र के मंत्री विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे मध्य प्रदेश में, राष्ट्रीय महासचिव चुनाव लड़ेंगे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष चुनाव लड़ेंगे। ये दर्शाता है कि बीजेपी के लिए चुनाव जीतना किसी भी कीमत पर टॉप प्रायोरिटी है और किसी भी राजनीतिक दल के लिए होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आप सत्ता में रहना चाहते हैं तो चुनाव जीतना पहली शर्त, और उसके लिए जो भी कुछ आप कर सकते हैं वो आप करेंगे। तो ये एक बड़े पैमाने पर देखना चाहिए कि रीस्ट्रक्चरिंग, जिसको हम लोग बिजनेस की लैंग्वेज में कहते हैं, कि एकदम पूरा तरीका ही बदल डाला कि बड़े पैमाने पर अपने दिग्गज नेताओं को विधानसभा चुनाव में उतार दिया है। ऐसे प्रयोग भारतीय जनता पार्टी ने पहले भी किए हैं। गुजरात इसका सबसे बड़ा उदाहरण है, जब पूरी कैबिनेट बदल डाली थी और जब नए चुनाव में गए थे तो नए नए लोग थे। उत्तर प्रदेश में भी ऐसा उन्होंने किया था। तब चूंकि सरकार नहीं थी इसलिए ज़्यादा चर्चाएं नहीं होती थी। 2017 के चुनाव में भी इन्होंने ऐसा किया था कि बहुत सारे नए लोगों को टिकट दिया था, एकदम जब वो जाति वाली इंजीनियरिंग कर रहे थे। दिल्ली में इन्होंने लोकल इलेक्शंस में ऐसे किए थे। बहुत जगहों पे भारतीय जनता पार्टी ने किया, और ख़ासतौर पे 2014 के बाद से जब मोदी युग जब से आया है भारतीय जनता पार्टी में, तब से इस तरीके के प्रयोग बहुत उन्होंने किए और आगे भी शायद करते रहेंगे। अब इसके दोनों पहलू हो सकते हैं, कहीं सफलता मिलती, जैसे कर्नाटक में भी उन्होंने बहुत सारे लोगों को जो चले गए उनको मनाने की कोशिश नहीं की, तो एक अलग परिस्थिति थी, वहाँ नहीं सफलता मिली। इसमें यह जरूरी नहीं है कि जिनका टिकट काटा जा रहा है, जिनको बदला जा रहा है, उनका प्रदर्शन बहुत खराब है या इतने लोकप्रिय हो चुके हैं कि उनको नहीं रखना चाहता, या क्रिटिकल एनालिसिस में कहा जाता है कि उनको साइडलाइन कर दिया गया, उनको निपटा दिया गया। ये सब राजनीतिक विश्लेषण की चीज़ें आज बीच में आएंगी। लेकिन मैं इसको इस तरह से देखता हूँ कि आप जब बहुत दिनों तक अपनी पार्टी में बदलाव नहीं करते, फ्रेश ब्लड को आने नहीं देते आगे, ये सिर्फ राजनीतिक दल नहीं, ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में भी होता है, तो एक समय बाद वो स्टेल हो जाती हैं चीज़ें और बोरियत महसूस हो जाती है या फ्रेश आइडिया नहीं आता। ऐसा नहीं कि परफॉर्मेंस ख़राब है, लेकिन नई चीज़ अगर आप नहीं करते, न्यू इन्वेंशन नहीं करते तो दिक्कत आती। एक पक्ष ये है, एक पक्ष ये भी आलोचना के तौर पर कहा जाता है कि भाई किसी को निपटाना है, किसी को बदलना है, या जो लोग बहुत दिनों से मज़े ले रहे हैं सत्ता का, उनको मैदान में उतारने का, भैया और जरा देखते हैं तो हैं आप कितने पानी में हो। तो एक तरीके से बीजेपी ने अपनी एक स्ट्रेटजी रखी है सेमीफाइनल के मैदान में। दूसरी तरफ जो इंडिया अलायंस है, उसमें अभी बहुत खुल के सीट वाला जो असली चीज़ है, वहाँ पे मतभेद कह लीजिए या समझौता नहीं हुआ ये कह लीजिए, या अभी बहुत समय है ये भी आप कह सकते हैं, लेकिन जो छुटपुट बयान आते हैं उससे ऐसा लगता है कि इसमें थोड़ी उनके यहाँ दिक्कत है। जैसे अखिलेश यादव ने आज कहा कि उत्तर प्रदेश में हम तय करेंगे कि कौन कितने में लड़ेगा, ये मेजर पार्टनर है, वो उनको मिलेंगे नहीं, वो देंगे। ऐसे अलग अलग बयान आ रहे हैं, आपस में लड़ाई है। तो एक तरक ये दिया जाता है कि राज्यों के मुद्दे अलग हैं, केजरीवाल मध्य प्रदेश की सभी सीटों में चुनाव लड़ सकते हैं, समाजवादी पार्टी लड़ सकती है, लेकिन केंद्र में तो दूसरे अलायंस की स्ट्रेटजी का भी खुलासा नहीं हुआ। इसको आप आलोचना कहें या इसको आप समझने के लिए कहें कि दूसरी तरफ की भी स्ट्रेटजी खुल के सामने आई नहीं है कि वो कैसे करें, लेकिन उससे पहले बीजेपी की स्ट्रेटजी कुछ कुछ समझ में आने लगी। तो एक तो ये बड़ा पार्ट है सेमीफाइनल से लेकर फाइनल तक के चुनाव का स्ट्रेटजी का हिस्सा जो कुछ कुछ सामने आ रहा है। दूसरा एक महत्वपूर्ण चुनाव का हिस्सा ये होता है कि इश्यूज आप क्या लेके जाने वाले। बहुत सारे इश्यूज हैं, छुटपुट तो इतने सारे इश्यूज हैं कि आप उनको जोड़ नहीं सकते, लेकिन मैंने उसमें कोशिश की कि 2-3 बड़े इश्यूज हैं जिस पे शायद चुनाव टिकेगा या बातचीत होगी। उसमें से एक
ये जो लाभार्थी वाला इश्यूज है, जन कल्याणकारी योजनाएं, रेवड़ी, फ्री बी, जिस भी उपमा संज्ञा से आप देना चाहें, ये एक बहुत बड़ा इश्यू होगा। क्योंकि एक बहुत बड़े पोल स्ट्रेटजिस्ट ये कहते हैं कि अंत में वोट वो आदमी डालने जाता है जिसको लगता है कि इस सरकार से मेरे जीवन में क्या असर पड़ा है। लेकिन कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, जैसे हिंदुत्व का मुद्दा है, ये हर चुनाव में बार बार लोग कहते हैं इसका कोई असर नहीं, लेकिन वो आ ही जाता रह रहा है कि अब तो सनातन में गजब की डिबेट भी चल रही है। उसी से फिर एक और मुद्दा जुड़ गया है कि जाति जनगणना, ओबीसी की पॉलिटिक्स देशव्यापी चल रही है। मतलब आप किसी भी दल को देखिए, बीजेपी को ही देखिए या बाकियों को, तो वो एक बड़ा इशू बनने वाला है। तीसरा एक और इशू उसमें डाल सकते हैं, जो डालना भी चाहिए, कि राम मंदिर, अभी लोग इसको मान नहीं रहे, नकार रहे हैं, लेकिन जब जनवरी में उसका उद्घाटन होगा तो वो एक बड़ा नैरेटिव सेट करेगा। तो ऐसे कुछ मुद्दे हैं, ये मुझे लगता है कि इनके आसपास जाके चुनाव कहीं टिकेगा। इसी को समझने की कोशिश करते हैं कि चुनाव बन कैसे रहा है, क्या चीज़ खड़ी हो रही है किसके पक्ष में और किसकी क्या तैयारी चल रही है, एनडीए बनाम इंडिया अलायंस जो भी है। बातचीत करने के लिए मेरे साथ जो वरिष्ठ मेहमान से परिचय करा देता हूँ, शेखर अय्यर जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सतीश के सिंह जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट, विजय त्रिवेदी साहब और सी वोटर के एडिटर खालिद अख्तर। चारों पत्रकार लोग हैं। राजनीतिक दलों से थोड़ा दूरी बनाए रखते हैं आजकल, पता नहीं किसने कहाँ कुआं बनाया, क्या झगड़ा हो जाए, तो इसलिए दूरी रखना चाहिए थोड़ा। शुरुआत करते हैं, ये जो चुनाव 2024 के बनने वाले हैं, सेमीफाइनल से लेकर के, वो क्या रूप लेने वाले? विजय जी, क्या रुख बन रहा है, किस तरह से चुनाव हो रहे हैं? खासतौर पे जो बीजेपी ने एकदम से ये एक नई स्ट्रेटजी का बम फोड़ा है। विजय जी। जी, आप मुझे आपकी आवाज नहीं मिली जी, बताएं। तो ये जो नई नई स्ट्रेटजी खुलासा हो रहा है और बीजेपी की तरफ से अपने मैदान में उतार दिए गए हैं मंत्री और सांसद और जनरल सेक्रेटरी। उसमें कुछ लोग तो कह रहे हैं कि मुझे तो उम्मीद नहीं थी, मैं कैसे चुनाव लड़ूंगा, मैं तो लड़वाता था। लेकिन बिग पिक्चर में ये है कि बीजेपी की अपनी स्ट्रेटजी है चुनाव के लिए। तो कैसे चुनाव बन रहा है 24 के मद्देनजर? ये तो विधानसभा सेमीफाइनल है जी। देखिए, जैसे सांसदों की बात हुई, 7 सांसद मध्य प्रदेश में उतारे, राजस्थान में भी कुछ 4-5 नाम हैं जिनका चर्चा हो रही है कि उनके भी नाम लिस्ट में आ जाएंगे। आज रात को बैठक हो रही है, कल सुबह कोर ग्रुप की बैठक हो रही है, जेपी नड्डा साहब और अमित शाह साहब जयपुर में हैं, वो कर रहे हैं। नीरज जी, बात यह है कि आपने कहा, आपसे मुझे लगता है पार्टी ने लाइन ली होगी, आपने कहा कि फ्रेश ब्लड की जरूरत होती है। सर मुझसे सहमत हो नहीं, जिस बात पर उस पर सवाल कैसे करें? जी बोलिए बोलिए। नहीं, मैं मजाक कर रहा था, लेकिन फ्रेश ब्लड की एक जरूरत होती है और पार्टी की अपनी स्ट्रेटेजी होती है कि किस तरह से किया जाए। सांसदों का ये पहला मौका नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश में उन्होंने एसपी बघेल को किया था, त्रिपुरा में प्रतिभा भौमिक को किया था, पश्चिम बंगाल में बाबुल सुप्रियो को किया था, तो बहुत सारे मौकों पर, बहुत सारी यहाँ कर्नाटक में भी किया। तो लगातार वो अपनी जरूरत के हिसाब से करते हैं। 2 फायदे होते हैं एमपीज के। एक तो ये कि एमपी की एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 7-8 सीट होती है, तो कम से कम ये उम्मीद की जाती है कि वो अपनी सीट जीतेंगे और जो अगली 5-6 सीट है उस पर भी कुछ असर होगा उसका, पहली बात। दूसरी बात, इस तरह से क्या किया है उन्होंने कि 4-5 लोगों के मन में चीफ मिनिस्टर बनने की एक उम्मीद जगा दी है। तो उससे वो जो नेता हैं, उनके कार्यकर्ता हैं, वो भी थोड़ा सा एक्टिव हो जाएंगे, ये बड़ी बात है। दूसरा, यदि मध्य प्रदेश को देखें तो जिन 7 लोगों को टिकट दिया गया है उसमें हम रीति पाठक को छोड़ दें या प्रहलाद पटेल के जालन सिंह को छोड़ दें तो बाकी सीटें वो हैं जहां मुश्किल में है भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की सीटें वो। तो कांग्रेस की सीटों को वापस हासिल करना, कब्जा करना, ये बड़ा काम होगा, क्योंकि जब आप मुश्किल में हो और सीटों पर एक-एक सीट का मुश्किल हो रहा हो, तो ऐसे में यदि वो सीटें आती हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी के लिए जीत की राह को थोड़ा सा आसान करेंगे। मुझे नहीं पता कि जीत रहे हैं कि हार रहे हैं, लेकिन जो भी लड़ाई है उसको थोड़ा सा मदद करेगा इस तरह के एमपीज को लाना, बड़े लीडर्स को लेकर आना। तो वो एक मदद होती है किस तरह से इस पर काम किया जा सकता। हो सकता है कि कुछ रेबल भी हो, क्योंकि उन सीटों पर जो लोकल कैंडिडेट भी होंगे वो भी वहां पर खड़े होंगे, लेकिन उनके आगे जब बड़े नेता खड़े हुए हों तो वो बगावत थोड़ी सी कम होती है। और भारतीय जनता पार्टी को इस समय 2 राज्यों पर बड़ा फोकस है। एक है मध्य प्रदेश, जहां उन्हें अपनी सरकार बचानी है, और दूसरा है राजस्थान, जहां उन्हें अपनी सरकार बनानी है। आपने कहा कि सेमीफाइनल है,
हालांकि पिछले जो इतिहास है वो तो इनको सेमीफाइनल नहीं बताता, क्योंकि सेमीफाइनल का मतलब होता है कि सेमीफाइनल से क्या फाइनल का रिजल्ट बनता है। लेकिन पिछले चुनावों को देखें तो इनका असर वहां पर नहीं दिखाई देता। लेकिन इस बार मुझे लगता है यदि मध्य प्रदेश हारते हैं, राजस्थान में नहीं बनाते हैं, तो इसका असर हो सकता है। और यदि दूसरी तरफ कांग्रेस को देखें, मध्य प्रदेश जीतती है तो उसके लिए एक बड़ा होगा, वहां पर एक सीट पर अभी कांग्रेस है लोकसभा में, तो उसमें कुछ बढ़ोतरी हो सकती है। यदि राजस्थान में वो बना लेते हैं सरकार, तो 25 की 25 जो 100% सीट बीजेपी के पास थी, उसका फायदा कांग्रेस को हो सकता है यदि वो कर लें। लेकिन अभी सबसे जरूरी है कि मध्य प्रदेश में कैसे बचाया जाए। एक बड़ा फैसला किया गया कि शिवराज जी को थोड़ा सा पीछे कर दिया गया है। अभी तक तो बहुत सारे, मजेदार बात है कि जो लोग कल तक लिस्ट बना रहे थे कैंडिडेट्स की, आज उनके नाम लिस्ट में आ गए और उन्हें पता नहीं था। उसका नतीजा ये हुआ कि मुझे जानकारी मिली कि जिन लोगों के नेताओं के, ये जो बड़े बड़े नेता हैं, उनके घरों पर बहुत भीड़ लगी हुई थी अपने अपने टिकट के लिए। लेकिन जब ये नाम आ गए और उन्हें लगा कि इनको खुद का ही नहीं पता, तो वहां से वो भीड़ छट गई। अब दूसरी तरफ ऐसे लोग भी हैं जिनको उम्मीद है कि उनको टिकट मिलना चाहिए, अभी उनके नाम नहीं आए हैं। ऐसे करीब करीब 2 दर्जन मंत्री हैं, क्या उनको टिकट मिलेगा? ऐसे 50-60 एमएलएज हैं जिनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? राजस्थान में भी 30 से 35% एमएलएज हैं या सिटिंग जो पिछली बार चुनाव लड़े थे, उनको टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? वसुंधरा जी की क्या भूमिका रहेगी? शिवराज जी की क्या भूमिका रहेगी? तो दोनों ऐसे सारे सवाल हैं जिन पर भारतीय जनता पार्टी अभी जूझ रही है, लेकिन वो अपने घर को ठीक करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने ये किया कि इस बार 5 राज्यों की बजाय मोटे तौर पर इन 2 राज्यों पर फोकस कर लिया। छत्तीसगढ़ भी वो लड़ रहे हैं, वहां पर जो होगा वो देखा जाएगा। इसी तरह से तेलंगाना में वो बैकआउट एक तरह से कर गए। तेलंगाना में भारतीय जनता पार्टी कोई मजबूत लड़ाई लड़ रही हो ऐसा नहीं लगता। मिजोरम में भी कमोबेश वही हाल है। तो इन 2 राज्यों पर पूरी की पूरी एनर्जी लगा दी। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री जी वहां पर हैं, होम मिनिस्टर वहां पर हैं, पार्टी अध्यक्ष वहां पर हैं, लगातार इस पर बात हो रही। मध्य प्रदेश में एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, मैं बताऊं आपको, कि भारतीय जनता पार्टी की सेंट्रल लीडरशिप ने पार्टी के बड़े लीडर्स के साथ मीटिंग की और उसमें पूछा कि भाई साहब ये मुश्किल हो रहा है चुनाव, कैसे जीतना है? तो सबने एक सुर में कहा कि हमें अपने जो बड़े लीडर्स हैं उनको इसमें लगा देना चाहिए ताकि ताकत मिल सके। पार्टी ने बात मान ली। अब उनको ये नहीं पता था कि ये बड़े लीडर्स वही हैं जिनका नाम जो लोग सजेस्ट करें उन्हीं का नाम इसमें आ जाएगा। तो अब ये लड़ाई इस स्तर पर पहुंच गई। जो लिस्ट बना रहे थे खुद ही लिस्ट में नाम आ गया उनका। ये अलग, ये बीजेपी में जब से मोदी जी हैं तब से ऐसे वो बहुत सारे सरप्राइज करते हैं। शेखर सर आपके पास आता हूँ आज। वैसे एक आपने जो ट्वीट लिखा है विजय जी, मुझे उस पर छोटा सा कमेंट चाहिए, फिर मैं शेखर जी के पास आता हूँ। आपने लिखा है कि एक युग का अंत हो रहा है। हेलो जी विजय जी, आपने जो ट्वीट लिखा है कि जो बहुत सारे नाम बदले गए, उसके बाद से एक युग का औपचारिक समापन जैसा लगता है और जीत एक पैमाना है। जी, मुझे इस पर आपकी छोटी सी टिप्पणी चाहिए, फिर मैं शेखर जी के पास। आप उसे औपचारिक ना कहें तो अनौपचारिक मान लीजिए, क्योंकि ये जो तीनों लीडर्स हैं, वसुंधरा जी हैं, रमन सिंह हैं, शिवराज जी हैं, तीनों अपने अपने स्टेट के बड़े लीडर हैं और लोकप्रिय नेता रहे। चुनाव हारना जीतना अलग होता है, लेकिन पार्टी के लीडर हैं। और तीनों के तीनों लोग वाजपेयी इरा के लोग हैं। मतलब इनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छोड़ दिया जाए तो इस समय भारतीय जनता पार्टी में ये जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इनमें कोई लीडर वाजपेयी इरा का नहीं है। राजनाथ सिंह जी और नितिन गडकरी को छोड़ दे, वो अभी इसमें है ही नहीं मसले में, तो कोई नहीं है। और ये सब यदि ये तीनों निकल जाते हैं तो वाजपेयी अडवाणी युग खत्म हो जाएगा एक तरह से। और पूरी पार्टी जो वैसे भी कमांड में है नई लीडरशिप के, मोदी जी और अमित शाह के, वो अपने तरीके से किया जाएगा। और उसका फायदा क्या है कि उसमें सारे घर के बदल डालने में कहीं परेशानी नहीं होती। आपने गुजरात में देखा होगा, आपने उत्तराखंड में भी देखा होगा, आपने और जगह पर भी देखा, उत्तर प्रदेश में भी बहुत सारे लोगों को बदला गया। और जो टिकट काटे जाते हैं तो वहां पर कोई मरमरिंग नहीं होती है, वहां पर कोई बात नहीं होती, कोई सवाल नहीं खड़ा करता कि ये कैसे हो गया है। तो बेहतर है कि एक ही ब्रह्म हो, तो बेहतर है कलेक्टिव लीडरशिप से आगे चलना चाहिए पार्टी को। जी बिल्कुल, ये खैर ये तो पार्टी के अंदर अपनी उनकी स्ट्रैटेजी है। और मैंने जो कहा था कि मैं उसको अंडरलाइन कर देता हूँ, जिससे कोई, मैं इस पर फर्म बिलीव करता हूँ कि फ्रेश ब्लड का इन्फ्यूज़न पार्टी में, संगठन में, कंपनी में, चैनलों में बहुत ज़रूरी है, वरना चीज़ें स्टेल हो जाती हैं। शेखर सर, ये जो चल रहा है, कर लिया। विजय, आपने कुछ कहा क्या?
नहीं, मैंने कहा आपकी इस आइडिया को पार्टी ने स्वीकार कर लिया, ऐसा मुझे लगता है। जी शेखर सर, आपको क्या लगता है चुनाव किस तरीके से बिल्ट हो रहा है? दोनों को भी देखें आप तो बीजेपी तो कुछ कुछ समझ में आ रहा है, इंडियन अलायंस तरफ से भी कुछ खुल के नहीं आ रहा कि उनकी क्या स्ट्रेटजी होगी चुनाव लड़ने की। अभी मुद्दों पे हम लोग बाद में बात करेंगे। देखिए, फिलहाल जो ये 4 राज्य के चुनाव है, इसमें कोई अलायंस का कोई बड़ा भूमिका नहीं है। ज्यादातर ये कांग्रेस का के लिए चैलेंज है और कांग्रेस ही इसको मुकाबला करना होगा। और सारे बाकी अलायंस पार्टनर्स यही देख रहे हैं कि कांग्रेस इस 4 राज्य चुनाव से, मैं तेलंगाना को भी इसमें शामिल कर रहा हूँ, ये 4 राज्यों में क्या किस तरह प्रदर्शन करती है, कितनी स्ट्रेंथ गेन की है। और सिचुएशन पहले से ही लग रहा है कि मध्य प्रदेश हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, कांग्रेस के लिए उतना दिक्कत नहीं है। लेकिन उसके बावजूद क्या कांग्रेस एक मोमेंटम रख पाएगी? क्योंकि उसके बाद ही जाके जो इंडिया अलायंस है उस पर फिर बाकी चीजें शुरू होगी। भाई कितना अकोमोडेट करना है, कांग्रेस के नेतृत्व को कितना इंपॉर्टेंस देना है, ये सारी चीजें हैं। और कांग्रेस के लिए हमेशा यही हुआ है, क्योंकि उसकी भी नैरेटिव ऐसी बनती है। देखिए, बीजेपी के लिए हर चुनाव जीतना है, एक चुनाव भी हार जाए उनके लिए नैरेटिव खराब हो जाता है, क्योंकि एक प्रकार से उनको विक्ट्री स्पेल की रखने की जरूरत है। कांग्रेस के लिए क्या है कि आप एक चुनाव जीत जाए तो बाकी नैरेटिव अपने आप सेट हो जाएगा। तो ये हमेशा रहा है, मैं तो ये मानता हूं। मैं देख रहा हूं कि 2014 में भी देख रहा हूं कि 2014 से लेकर 19 में भी यही था कि हर राज्य चुनाव जब आता है तो कांग्रेस को, नेतृत्व को भी लगता है भाई मुझे जीतना ही है, ना जीतूं तो बस मेरे नेगेटिव गिनती शुरू हो जाएगी। इसी तरह जितने असेंबली चुनाव हुए ऐसे ही हुआ है। और इस बार ज्यादातर क्योंकि 2 बातें, एक प्राइम मिनिस्टर का एक अपना एक पर्सनल एक टारगेट है कि भाई इस बार तीसरी बार बीजेपी को मैंडेट मिलता है, तो वो मैंडेट रिफ्लेक्ट होनी चाहिए। रिफ्लेक्ट के मतलब क्या? ऐसी जीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि उसमें परसेंटेज बढ़ोतरी होनी चाहिए, सीटों में बढ़ोतरी होनी चाहिए। तो बार बार ये एक टारगेट की बात होती है कांग्रेस मतलब बीजेपी सर्कल्स में, भाई 50% की इलेक्टोरेट हमें सपोर्ट करना है अगर वो तीसरा टर्म दे रहा है, माने हमें पॉजिटिव वोट मिलना चाहिए। ये कारण नहीं है कि विकल्प नहीं है, देयर इज नो अल्टरनेटिव। तो ये प्रधानमंत्री खुल के भी अपने पार्टी कई पार्टी मीटिंग में बोले कि जब अमित शाह संख्या की बात करते कि 300 प्लस 350 प्लस ऐसे बोलते, लेकिन प्रधानमंत्री की तरफ से बार बार यही है भाई हमें कम से कम 50% वोट परसेंटेज हमें मिलनी चाहिए। वही एक प्रकार से मैसेज होगा कि हमें ज्यादा। तो जब टारगेट इतना है, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में, राजस्थान जैसे राज्यों में एक 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 चुनौती जो बन रही है वो 2 प्रकार से है। एक तो आपको अशोक गहलोत की सरकार वहां पे क्या काम की है, कैसा किया है, वेलफेयरिज्म यानी वेलफेयर, कई फ्रीबीज की ये हुई है। अब आज भी कहा जा रहा है कि अगर अशोक गहलोत जी के लिए उतना दिक्कत कांग्रेस नहीं देख रही, इसका कारण यही है कि कई प्रोग्राम्स की अच्छी टारगेटिंग हुई है, अच्छी इंप्लीमेंटेशन हुई है। यही बात छत्तीसगढ़ भी कही जा रही है। और बीजेपी के लिए एक जो प्रॉब्लम जो बन रही है, जो मध्य प्रदेश में भी है और राजस्थान में भी है, देखिए जब प्रधानमंत्री 2014 में दिल्ली आए और यहाँ पे कमांड संभाली सरकार की, तब उस समय उनकी कैबिनेट में वो चाहते थे कि कुछ लोग जो राज्य में मुख्यमंत्री है वो यहाँ आ जाए। तो इसीलिए उस समय वसुंधरा को भी वो चाहते थे कि ठीक है आप बहुत हो गया राज्य में, अब मेरी गवर्नमेंट में शामिल हो जाइए। मुझे जितनी जानकारी है उस पीरियड का, वसुंधरा जी को ये ऑफर किया गया था आप आके पहला महिला रक्षा मंत्री बन जाइए, लेकिन वसुंधरा जी उस समय राजस्थान छोड़ना नहीं चाहती थी। इसी तरह इशारा शिवराज जी चौहान की भी हुआ, लेकिन शिवराज जी का यह प्रॉब्लम था कि जब तक मोदी दिल्ली ना पहुंचे तब तक यह कहा जा रहा था, अडवाणी जी भी उनको सफरदन में थे कि भाई गुजरात का डेवलपमेंट तो अलग बात है, उसका मॉडल तो अलग है, लेकिन वाकई अगर कोई परिवर्तन हुआ है वो तो मध्य प्रदेश में हुआ है और शिवराज जी ने किया है। तो एक प्रकार से जो इतना मोदी जी के लिए फेवरेबल नहीं थे वो शिवराज जी को देख रहे थे। एक समय में तो उनको एक विकल्प के रूप में देखा जा रहा था, लेकिन 14 के बाद और खास करके 18 जो चुनाव हुआ था उस चुनाव में भी कहीं ना कहीं इशारा किया गया था कि शिवराज जी थोड़ा ये ले ले, जैसे रमन सिंह को भी कहा गया था। लेकिन ऐसी एक परिस्थिति बन गई, ये लोग पीछे नहीं हटे और जिसके वजह से जो एंटी इनकम्बेंसी होती है एक टर्म से ही ज्यादा होती है, ये तो 3-3 टर्म हो गया था। आज भी मध्य प्रदेश में यही चुनौती है कि जो मामा जी हैं उनका
मतलब वो अभी तो 4 टर्म कंप्लीट करने जा रहे हैं, अभी 5th टर्म के लिए है, 19 साल हो गया है। तो ऐसे एक वो अपने आप एक एंटी इनकम्बेंसी, क्या बोलते हैं इसको, एक डबल वैमी एंटी इनकम्बेंसी कह सकते। एक मुख्यमंत्री चेहरा को भी है एंटी इनकम्बेंसी, मंत्रियों को है और आपके एमएलए को भी है। तो इसीलिए जो फैसला आज हम देख रहे हैं कि कई यूनियन मंत्रियों को कहा जा रहा है भाई आप चुनाव लड़िए, और उनका नाम भी आ गया लिस्ट में, जो जब अभी तक राज्य मंत्रियों का किसी का लिस्ट में नहीं आया, मुख्यमंत्री का भी लिस्ट में नहीं आया। एक प्रकार से मैसेज जा रहा है कि भाई बीजेपी विकल्प नेतृत्व भी देख रही है। और ये मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा एक मतलब स्ट्रेटजिक पार्ट भी हो सकता है कि जब आप अपने करियर के पीक से हल्के से ढलान में उतर रहे तो आपको बदलना चाहिए। हार के बदलेंगे तो क्या फायदा, पिछला चुनाव हारे ही है ना शिवराज जी, तो एकदम बुरी तरीके से हार के अलग करने से अच्छा है कि आप पीक पे उनको हटाइए। नहीं नीरज जी, दूसरी ओबीसी फैक्टर भी था ना, क्योंकि शिवराज जी माने जाते हैं सबसे लोकप्रिय ओबीसी नेता है मध्य प्रदेश में। तो उस तरह जहां कास्ट का कोशेंट भी है, जहाँ तो इतना आसान नहीं है हटाना। तो और वो स्वयं वहां से मैदान नहीं छोड़ना चाहते भाई, यहाँ आके फिर क्या करना है दिल्ली में। तो जब और एक प्रकार से उनको भी मन में लगता है भाई व्हाई नॉट 4th टर्म, ये वो भी एक प्रकार से रिकॉर्ड होगा, जो रिकॉर्ड नरेंद्र मोदी जी केवल 3 टर्म पूरा किए। तो ऐसी कई पर्सनालिटीज इश्यूज भी है, लेकिन ये है कि एक प्रकार से बीजेपी के लिए मध्य प्रदेश चुनाव एक आप कह सकते हैं कि वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन। जब सिचुएशन बड़ी डिफिकल्ट हो तब बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आपको सॉल्यूशंस भी ऐसी ढूंढनी पड़ती है जहां मैसेजेस कई, जैसे मैं बताना चाहता हूं मध्य प्रदेश में देखिए जहां पे प्रहलाद पटेल की नाम आई है, वो उन्हीं सीट पे लगाया जा रहा है जहां सिटिंग एमपी उनके स्वयं उनके भाई है। या इंदौर का ले लीजिए, कैलाश विजयवर्गीय इंदौर 1 से उनको दिया गया, जब इंदौर 3 से उनके बेटे हैं। अब सवाल आता है कि आप बाप बेटे दोनों लड़ेंगे, ये तो फिर वो फॉर्मूला नहीं बनेगा। मतलब लगता है कि बेटे को सीट नहीं मिलेगी, इसीलिए कैलाश विजयवर्गीय जी को कहा गया भाई आप इंदौर 1 से, क्योंकि जो फीडबैक हमेशा ये सर्वे के माध्यम से लेते रहते हैं उसका भी कुछ हिसाब है इसमें, जिस तरह जिन नेताओं को कहा गया आप चुनाव लड़ेंगे। जी शेखर सर, ये बिल्कुल क्लियर है, जो मैंने कहा था ना, ये पार्ट ऑफ स्ट्रेटजी है। जो अब तक 79 टिकट दिए गए हैं उसमें से 76 वो सीटें जहां पे बीजेपी नहीं जीतती है, मतलब वो कांग्रेस की हैं, और उन सीटों पे उतारा गया जो बहुत मुश्किल से, जैसे वो डिमनी वाली सीट की तो बड़ा गजब कहानी है, जो वहां से जीता था वो सिंधिया जी के महाराज जी के साथ बीजेपी में आया, दोबारा लड़ने के बाद बुरी तरह हारा, वो उसी से नरेंद्र सिंह तोमर को लड़ा रहे हैं। तो ये बहुत स्ट्रेटेजिक पार्ट बनाया है सतीश जी। 76 वो सीटों पे उन्होंने टिकट बांटे जहां पे अभी बीजेपी नहीं है, वो कांग्रेस वाली सीटों पे, और यही मॉडल मुझे लगता है कि आगे चल के वो और जगहों पे रेप्लिकेट करेंगे, राजस्थान में भी। और जब केंद्र के चुनाव की मैं कह रहा हूँ कि ये सेमीफाइनल्स ले, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मुझे ऐसा लगता है कि बहुत सारे दिग्गजों को ऐसी सीटों से उतारा जाएगा जहां से उनके लिए थोड़ा टफ होगा, और बीजेपी चाहती कि वो वहां जाके उसको काउंटर करें। आपकी क्या लगता है सर, दोनों की स्ट्रेटजी क्या है सतीश जी? स्ट्रेटजी तो ये है कि जब मुश्किल समय हो, चुनौतियां ज्यादा हो, तो लीग से हटके काम करना पड़ता है, तो शायद वही स्ट्रेटजी होगी। और क्योंकि आपने 23 और 24 दोनों को मिला दिया है, सेमीफाइनल और फाइनल दोनों की बात कर दी है, और इसी में एक चर्चा आपने स्टेल का एक शब्द लाया, स्टेल लीडरशिप, तो ये तो हर जगह हर स्तर पे लागू होता है ना। बाकी आप देखिए राज्यों के चुनाव और केंद्र के चुनाव, उसके रिजल्ट से कुछ फर्क पड़ सकता है, लेकिन आप हमको लगता है नए नजरिए में थोड़ा अलग करके देखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे राज्यों के चुनावों के रिजल्ट जो है भाजपा के खिलाफ आए हैं, लेकिन नेसेसरी नहीं है वो कि केंद्र में भी वो रिजल्ट आए। आप समझ रहे हैं जो मैं कहना चाह रहा हूं? ये प्रॉब्लम हो सकती है कि हो सकता है भारतीय जनता पार्टी जो है पोल पोजीशन में, पोलराइजिंग पोजीशन में मध्य प्रदेश जो राज्यों में है वहां दिक्कत में है और होगी, हो सकता है ऐसा है, लेकिन ये चीज सीधे केंद्र में लागू ऐसा नहीं है। ऐसा क्यों? क्योंकि आपने अपने प्रस्तावना में इंट्रोडक्शन में ही कहा कि जो INDIA अलायंस है उसका बहुत कुछ तय नहीं है, साल भर में सिर्फ 2-3 मीटिंगें हो पाई, इससे ज्यादा कुछ हुआ नहीं है।
तो मुद्दे हैं, कई ऐसे मुद्दे, आपने मुद्दे भी गिनाए, मुद्दे भी हैं, क्योंकि हो सकता है कि केंद्र में अलग काम करें और राज्य में अलग काम करें। तो ये हो सकता है कि सनातन का मुद्दा, जाति जनगणना का मुद्दा, राम मंदिर का मुद्दा, लाभार्थी का मुद्दा जो आपने जिक्र किया है, वो केंद्र पे अलग से काम करे। हमको लगता है जो आपने जो स्ट्रेटजी पूछी है मध्य प्रदेश को खास तौर से, कि केंद्र को लगता होगा कि उन्होंने बहुत काम कर दिया है केंद्र की ओर से, और राज्य जो है थोड़ा लचर है, तो इसलिए वहां फ्रेश ब्लड डाला जाए और देश की जो नीतियां हुई हैं उसको वहां चमकाया जाए। लेकिन यही शायद उनके पास वो मौका है, तो वो उनको लगता है कि ये एक चैलेंज दे सकता है। तो आपने ठीक कहा कि बहुत ऐसी तरह की चीजें और जगह भी होंगी, और इसका मतलब इसमें लगभग तय है कि ये होगा ही। तो ये है बीजेपी का अपने हिसाब से चलने का। दूसरी बात मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि सभी जगह कांग्रेस विपक्ष में है। कांग्रेस भी लाभार्थी बनाना सीख गई है, गारंटियां देना सीख गई है, और मुझे कुछ हद तक लगता है चुनाव लड़ना भी सीख गई है। आप पार्टी से सीखी है, भाजपा से सीखी है, जवाब देना सीख गई है। ये एक परिवर्तन है कांग्रेस में। कांग्रेस वाले लेट बैक, आराम से चलो, हार गए कोई बात नहीं, लड़ते रहो, वो बदलाव आया है। और मुद्दों का जहां तक सवाल है, तो एक तो हम बार बार कह रहे हैं कि वो राज्यों में जो है ना, वो थोड़ा सा गरीबी, अवसर की कमी, महंगाई, बेरोजगारी आदि मुद्दे चलते हैं। किस प्रकार से चलते हैं वो देखने लायक चीज होती है, लेकिन चलते हैं ज्यादा, क्योंकि उनको सामने दिखता रहता है। केंद्र में हो सकता है कि सनातन का मुद्दा बहुत चल जाए, हो सकता है राम मंदिर का मुद्दा बहुत चल जाए, हो सकता है राष्ट्रीयता का बहुत मुद्दा चल जाए, ये आगे की बात है। लेकिन फिलहाल ऐसा है कि अभी तो यही तय नहीं है कि चुनाव कब होंगे, दोनों कब होंगे, राज्यों वाले कब होंगे, क्या मिला। पहले चर्चा चल रही थी दोनों कहीं साथ ना हो जाए। ये सारी चीजें हैं जो कि तय करेंगी। लेकिन मोटे तौर पे आपने ये कहा, भाजपा स्ट्रेटजी खेलती है, सही या गलत को खेलती रहती है, ये भी कर लो, वो भी कर दो, ऐसे नहीं वैसे नहीं। बात ये है कि एक उनके सामने मुश्किल है, मॉडल स्टेट भी है छत्तीसगढ़ का, कांग्रेस का मॉडल स्टेट मैं मानता हूं उनको, वो इसलिए कि उन्होंने सारे इम्प्लीमेंटेशन वगैरह पहले वहां किए थे। राजस्थान में उन्होंने कुछ ऐसे स्कीम्स ला के एक चुनौती पेश करने की कोशिश की है। मध्य प्रदेश में किसी प्रकार से भाजपा अपना लड़ाई लड़ रही, ऐसा मेरा मानना है। और ये 3 है और 1-2 है जो आप ये देख लीजिए। तो मुझे ये लगता है कि थोड़ा हमको राज्य का और केंद्र का दोनों को थोड़ा डीलिंग करके देखना चाहिए एक। और ये इस राउंड में सेमीफाइनल जो आपने नाम कहा है, हालांकि मैंने ही एक बार ये नाम यूज किया था सबसे पहले, सिंहासन का सेमीफाइनल के नाम से। सर क्रेडिट आपको ही है जी। नहीं मुझे क्रेडिट नहीं हम लोग ये है, लेकिन ये सही में ये बिल्कुल ये सेमीफाइनल ही मान लीजिएगा, ऐसा नहीं है। हमको नहीं लगता है। राज्य के थोड़े से अब चुनाव के जो मिजाज हैं वो अलग होते जा रहे हैं, लगातार ये देखने में आ रहा है पूरे देश में। अब गुजरात की बात मत लेंगे। नहीं सतीश जी, मैं आपकी बात से एग्री होते हुए इसको खाली इसमें ये वेरिएशन डाल रहा हूं जो विजय जी ने भी कहा, शेखर जी ने कहा, इस बार थोड़ी परिस्थिति अलग है क्योंकि बहुत इंटेंस और फियर्स कंपटीशन है। परिणाम जो भी आएगा ना, उसका असर आपको नैरेटिव्स में, बिल्टअप में दिखेगा। इसलिए मुझे लगता है कि पिछली बार की जो परिणाम है, हम लोग कहते हैं कि सब हारने के बाद 25 सीट जीत गए, वो शायद इस बार थोड़ा नैरेटिव्स में ही बदला हो। तो इसलिए ये चुनाव थोड़े से अलग है, वरना इतने थोड़े कि केंद्रीय मंत्री को विधानसभा लड़ाएं, ये तो विषम परिस्थिति दिख ही रही है। तो थोड़ा अलग है। देखिए स्टेक ज्यादा है, भाजपा का स्टेक इसमें ज्यादा है, तो इसीलिए तो तय हो रहा नहीं है ना अभी कि चुनाव कब होंगे और साथ साथ होंगे। अभी भी ये बंद नहीं हुआ ये नैरेटिव, ये वाली ख्याल में शायद चर्चा बंद नहीं हुई है। अनाउंसमेंट सर 10-12 तारीख के आसपास आने की संभावना है समर की। तो क्या अनाउंसमेंट आता है वो भी देखने लायक होगा। वाले आएगा सर, ऐसे अभी 7 वाला नहीं है। अच्छा अख्तर जी की बात चलते हैं। चर्चा है तो हम करेंगे, क्यों नहीं चर्चा करिए सर, मैंने कहा मना कि आप चर्चा करिए। अख्तर बाबू क्या दिख रहा है पोल ट्रैकर में, ये सब जो लेटेस्ट डेवलपमेंट आए, कुछ समझ में आ रहा है इसमें क्या? ये सर जो हम पोल ट्रैकर में जो हमें दिखता है उसी के हिसाब से ये बीजेपी के डिसीजंस हैं। देखिए ये 3 स्टेट्स में जहाँ पे अभी मेन जो बात हो रही है, ये हिंदी हार्टलैंड के स्टेट्स हैं,
बाइपोलर स्टेट्स हैं जहां पे सीधी तौर पे लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। और बीजेपी के स्टेट लीडरशिप के बारे में अगर हम कहें, जो हम देखते हैं अपने ट्रैकर में, वो अलावा 2 स्टेट्स के यूपी और आसाम, ज़्यादातर स्टेट्स की लीडरशिप अब आज की तारीख में ये हो गया है कि वो पीएम के फेस पे ही डिपेंडेंट है। जैसे भी मध्य प्रदेश में ज़्यादातर हम लोगों ने डिस्कशन देखा है, मध्य प्रदेश में हाल ये है कि जब हम सवाल पूछते हैं कि आपका फेवरेट सीएम के चॉइस के लिए कौन है, या इनके बारे में जब हम बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान साहब के बारे में, तो वहाँ इनकी अप्रूवल रेटिंग है 37% और वहीं पे पीएम की अप्रूवल रेटिंग है 56%। तो आप ये डिफरेंस देख सकते हैं। तो ये बीजेपी ये समझ रही है कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। हमने जो लास्ट ओपिनियन पोल हमने दिखाया था उसमें यह था कि लड़ाई बहुत नज़दीकी है और जिसमें हमें दिख रहा है कि एज कांग्रेस को है। और लोकसभा चुनाव से कुल 6-7 महीने पहले ये चुनाव होंगे, तो बीजेपी कोई चांस नहीं लेना चाहती है कि कोई भी नैरेटिव ऐसा बिल्डअप होने लगे कि जो उसके अगेंस्ट में जाने लगे, खास तौर से वो भी उस इलाकों में जो उसका सबसे ज़्यादा कोर वोट का बेस है। बीजेपी बेसिकली साउथ ऑफ इंडियाज में सिर्फ कर्नाटका में एग्जिस्ट करती है ज़्यादा, बाकी और जगह एग्जिस्ट नहीं करती है। तो जो भी उसका वोटर बेस है वो नॉर्थ में है और ये वो स्टेट्स हैं जहाँ पे उसका सबसे ज़्यादा वोट बेस है। वैसे भी त्रिवेदी जी बता देंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ वगैरह ये हैं जहाँ पे संघ का भी सबसे ज़्यादा काम है। तो और जो हमारे सर्वे में रिपोर्ट है उनकी इंटरनल फाइंडिंग्स भी होंगी कि भाई उनकी हालत बहुत अच्छी नहीं है, ना उनकी स्टेट लीडरशिप की हालत बहुत अच्छी है, और ख़ास तौर से मध्य प्रदेश में और राजस्थान में तो इंटरनल फाइटिंग इस कदर है कि अभी पीएम की रैली थी, 4 यात्राओं के बाद कंक्लूजन के बाद वो रैली थी, उसमें वसुंधरा जी का भाषण भी नहीं हुआ, किसी भी रैली में वो फेस भी नहीं बनी। और इनफैक्ट जो है इस कदर हो गई है कि उनके एक जो नज़दीकी उनके खिलाफ FIR हो गई क्योंकि उन्होंने अर्जुन राम मेघवाल के बारे में कुछ कहा। तो बीजेपी हर तरह के जो है दांव चलना चाहेगी। वो उसी के तहत ये वाला है कि उन्होंने 7 MPs को उतारा जिसमें से 3 मिनिस्टर्स हैं, क्योंकि कोई भी नैरेटिव ये बिल्डअप नहीं होना देना चाहेगी कुछ चुनाव से पहले। तो दे विल ट्राई देयर बेस्ट के चुनाव वो जीतेंगे या नहीं ये एक अलग बात है। लेकिन हमारे ट्रैकर में भी आता है कि बीजेपी स्टेट्स की लीडरशिप के भरोसे चुनाव अब नहीं लड़ सकती है इनमें, तो सेंट्रल लीडरशिप अपना हर दखल देगी, क्योंकि और वहां पे चुनाव भी जो होगा वो पीएम के चेहरे पे ही होगा बीजेपी की तरफ से। अच्छा, दूसरी बात आपने शुरू में ये कही कि इंडिया अलायंस का अगर हम देखें इन स्टेट्स में, तो जिस तरह से इंडिया अलायंस अभी चुनाव लड़ रहा है वो उनकी स्ट्रेटेजी में साफ साफ दिख रहा है कि अभी तक कुछ क्लैरिटी नहीं है कि भाई वो साथ किस हद तक जाएंगे, किस हद तक नहीं जाएंगे। समाजवादी पार्टी का हालांकि बहुत ज़्यादा स्टेक बेस है कि नहीं है अलग बात है। पिछले चुनाव में 1.5% वोट आया था मध्य प्रदेश में और 1 सीट आई थी। लेकिन अभी जैसे उनके वहाँ के प्रदेश अध्यक्ष ने मध्य प्रदेश के समाजवादी के ने कहा कि साहब जो है ये हमारा जो अलायंस है लोकसभा के लिए है लेकिन विधानसभा के लिए नहीं है। देखिए होता क्या है, लोगों की नज़र में आपने मीटिंग करना शुरू करी, जून में ये पहली मीटिंग हुई, आपने कहा कि हम साथ रहेंगे, तो लोगों में ये कंफ्यूजन लेकिन होता जाएगा भाई आप कैसे साथ हैं। केजरीवाल की पार्टी जाकर के छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की रूलिंग इनकम्बेंट गवर्नमेंट को वहाँ पे उल्टा सीधा कहेगी। तो अभी तक उनकी कुछ क्लैरिटी है नहीं कि साथ रहेंगे नहीं रहेंगे, किस तरह से रहेंगे। और दूसरी तरफ बीजेपी जहाँ पे अपनी कमियां खामियां देख रही है उनको वो जो है अपना प्लग इन करने की कोशिश कर रही है, हर तरह की स्ट्रेटेजी अपना करके वो चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। यही हमारा एनालिसिस है, मेरा जो हमारे डाटा के हिसाब से नहीं ट्रैकर हमारी फाइंडिंग्स है, हम लोग बीजेपी को भी समझ में आ रहा है उसी दिशा में बात कर रहे हैं। जैसे जहां पे बाइपोलर इलेक्शन होता है वहां 1-2% वोट भी काटने से बहुत अंतर पड़ जाता है। अगर आप इसीलिए उनको वोट कटुआ कहते हैं कि आप 1% वोट काटा किसी विधानसभा में, 5,000-4,000 वोट काटो तो चुनाव हरवा दिया आपने। वो दमनी वाला 27 वोट से जीता था पिछली बार, उसके बाद 27,000 से हारा। तो बहुत फर्क पड़ता है इनका। इसलिए मैंने कहा कि इंडिया मध्य प्रदेश में तो कि वो स्ट्रेटेजी नहीं समझ में आ रही कि वो लोग क्या स्ट्रेटेजी प्लान कर रहे हैं। तो हमने कहा मैंने इंदिरा जी वही कहा कि भाई अभी उनकी क्लैरिटी नहीं है। पिछली बार मध्य प्रदेश में दोनों के डिफरेंस कांग्रेस और बीजेपी का 0.7% था, 1.5% ये ले गए थे। हाँ। लेकिन फिर भी आप अलायंस में हैं, लेकिन अब आप अलग अलग चुनाव लड़ रहे हैं। तो जिस तरह के बयान आ रहे हैं उससे लग नहीं रहा कि अलायंस ये कायम रह पाएगा कि नहीं रह पाएगा। अरे बिहार में बहुत चल रहा है, सतीश जी के इलाके में पता नहीं क्या क्या होता रहता, दिन भर खबरें आती हैं। मुझे तो ऐसे ही कुआं वाली भी आज एक बहुत डिबेट चल रही, किसका कुआं, सतीश जी का पता नहीं कुआं है कि नहीं है। सतीश जी सुना नहीं, चलो अच्छा हुआ नहीं सुना, नहीं तो भी नाराज हो जाते हैं। रुको विजय जी आपके पास आता हूँ मैं। जो बात अभी कही इन्होंने खालिक ने
कि ग्राउंड पे लोगों के बीच में जो व्यू है, आप मुझे मेरा ज्ञानवर्धन करिएगा, मैं शिक्षा के लिहाज से पूछ रहा हूँ कि वसुंधरा राजे जी ने या रमन सिंह ने बीते 5 वर्षों में कितनी रैलियां की, कितने प्रदर्शन किए, सरकार के खिलाफ क्या मोर्चा खोला, जिससे वो ये दावा भी कर सके कि मेरे को टिकट भी दो। वसुंधरा जी के बारे में बहुत सारे एनालिसिस लोग चल रहे, मैं सुनता हूँ, बड़े बड़े पत्रकार, एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट कहते हैं अरे नहीं उनको हटाओ, बड़ा नुकसान हो जाएगा। मुझे बताओ ना कि उन्होंने किया क्या 5 साल में पिछले। ये रमन सिंह ने क्या किया है? गिवन है कि रमन सिंह को वहाँ हार जाना चाहिए, जिस तरह से काम दोनों राज्यों में चला है। तो फिर तो स्वाभाविक है कि बड़े पैमाने पर परिवर्तन किया जाएगा। विजय जी। वाजपेयी, बिल्कुल ठीक बात आपने की है। और वसुंधरा जी की तो हमेशा आदत रही है कि जब वो मुख्यमंत्री रहती हैं तब वो विधानसभा में भी जाती है, विधानसभा में काम करती हैं, या राजस्थान में जो भी काम करना होता है। जब वो अपोजिशन में बीजेपी होती है, वो भी पिछले कई समय से तो उन्हीं की वजह से है, लेकिन तब वो काम नहीं करती और पिछले लंबे समय से वो वहां पर सक्रिय नहीं दिखाई दी, एक्टिव नहीं दिखाई, बल्कि वो पार्टी के इंटरनल फाइटिंग में ही लगातार लगी रही हैं। और जो नई लीडरशिप आई उसको सपोर्ट करने का काम कभी नहीं किया। रमन सिंह जी के बाद तो लग रहा है कि छत्तीसगढ़ में जब से वो मुख्यमंत्री पद से हटे हैं, भूपेश बघेल साहब आए हैं छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के, तब से लगता है रमन सिंह और बीजेपी दोनों ही वहां से काफी हद तक गायब हो गई। उसकी जिम्मेदारी रमन सिंह जी पर है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री वहां पर लगातार 3 बार रहे हैं और उनका संगठन में बड़ा रोल था। तो ये बहुत ठीक बात है। भारतीय जनता पार्टी, देखिए 2 चीजें मैं कहना चाहता हूँ। एक तो सेमीफाइनल का जहां आपने जिक्र किया, तो ये सेमीफाइनल एक्चुअली कांग्रेस के लिए है। सेमीफाइनल कांग्रेस के लिए इसलिए है कि ये नतीजे उसको इंडिया जो गठबंधन है उसमें उसकी लीडरशिप को और उसकी स्पेस को तय करेंगे कि वो कितनी बड़ी पार्टी है और लोग कितना उनको मानेंगे। तो ये सेमीफाइनल उनके लिए इस तरह से है। दूसरा, बीजेपी ने जो कोर्स करेक्शन किया है, हमको मजाक उड़ाने के लिए, हमारी बात सुनने के लिए, गाली देने के लिए, ये ठीक हो सकता है, लेकिन कोई भी पार्टी अपना कोर्स करेक्शन करके नतीजों को बेहतर कर लेती है तो फाइनली आपको मानना पड़ता। अब आपने जो फ्रेश ब्लड की बात की, मैं छोटा सा उदाहरण देता हूं कि कितना बड़ा काम हुआ है भारतीय जनता पार्टी में फ्रेश ब्लड को या लीडरशिप चेंज में। गुजरात से शुरू करते हैं। गुजरात में केशुभाई पटेल सबसे बड़े नेता होते थे भारतीय जनता पार्टी के, लेकिन पार्टी बहुत कमजोर हो गई थी 2001 में भूकंप के बाद और ये सब। नरेंद्र मोदी फ्रेश ब्लड आए थे, उन्होंने पूरी गुजरात की भारतीय जनता पार्टी को बदल दिया। और अभी हाल में विजय रूपानी को बदलकर भूपेंद्र पटेल को ले आए तो 156 सीटें आ गई, 150 से ज्यादा सीटें आ गई, जो भारतीय जनता पार्टी को कभी नहीं मिली, जो कांग्रेस का भी रिकॉर्ड तोड़ दिया उन्होंने गुजरात में। वहां पर इस तरह से हुआ। मध्य प्रदेश में लगातार ये बात हो रही है कि बदला जाएगा तो क्या होगा क्या नहीं होगा। उत्तराखंड में क्या हुआ, त्रिवेंद्र सिंह को हटाकर उन्होंने धामी साहब को ले आए, सरकार वहां पर बन गई। गोवा में भी इसी तरह से किया, हरियाणा में इसी तरह से किया कि मनोहर लाल खट्टर को वो एक नए चेहरे को लाए थे, जब पूरी पॉलिटिक्स वहां पर बदल दी गई थी। योगी आदित्यनाथ भी एक नया चेहरा भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में था, वहां के जो दिग्गज थे उनमें कोई उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहा था। तो ये लगातार जो सारा काम हुआ है फ्रेश ब्लड के साथ, वो उसको मदद कर रहा है। और कोर्स करेक्शन लगातार पार्टी करती रहती है कि किस तरह से हो रहा है। और ये अभी उनके लिए महाभारत है। तो जब महाभारत होती है ना, तो सिर्फ सैनिकों को नहीं लड़ाया जाता, फिर द्रोणाचार्य भी लड़ते हैं, विदुर भी लड़ते हैं, दुर्योधन भी लड़ते हैं, अर्जुन भी लड़ते हैं, युधिष्ठिर भी लड़ते हैं। तो सबको लड़ना पड़ता है। तो ये महाभारत है, इसलिए सबको लड़ना पड़ेगा। और पार्टी में एक डिसिप्लिन भी है, भले ही कुछ लोग नाराज होते हो, लेकिन जो कह दिया गया उसे करना ही पड़ेगा। फिर वो केंद्रीय मंत्री हो, पार्टी का महासचिव हो, वनवास से 10 साल बाद वापसी हुई हो या नहीं हुई हो, ये सब चीजें ये कांग्रेस में थोड़ा सा कम दिखाई देता है, लेकिन यहाँ पर है कि उस तरह से काम किया जाता है। येदियुरप्पा साहब चले भी जाते हैं, फिर आते हैं, तो फिर उन्हीं के नेतृत्व में पार्टी चुनाव लड़ती है। योगी आदित्यनाथ को पार्टी को स्वीकार करना ही पड़ता है। जो भी तमाम नेता थे, आप शायद जानते हैं, सारे के सारे लोगों को उत्तर प्रदेश में। तो पार्टी लगातार कोर्स करेक्शन कर रही है। और एक और बात समझ लीजिए, दोनों ही राज्यों में, राजस्थान और मध्य प्रदेश में, बीजेपी कमजोर पार्टी नहीं है, वो दोनों जगह एज पर है, एज में है कांग्रेस के मुकाबले में। क्योंकि कांग्रेस की इनफाइटिंग राजस्थान में बहुत ज्यादा है, वो अभी कितनी कम हुई है मुझे नहीं पता। अशोक जी ने बहुत काम किया, अपनी योजनाएं जो आप फ्रीबीज जिनका जिक्र करते हैं उस पर बहुत काम किया और उससे पार्टी एक मजबूत तरीके से खड़ी हो गई है। और मध्य प्रदेश में कोई अभी उस तरह का पूरा मोमेंटम कांग्रेस बना पाई हो ऐसा नहीं लग रहा। शिवराज जी की सरकार में कुछ एंटी इनकम्बेंसी का जो असर होगा वो होगा, लेकिन कांग्रेस ने कोई ऐसा बम्पर काम किया। और यहाँ 79 मतलब करीब करीब 25% से ज्यादा टिकट उन्होंने अनाउंस कर दिया, और वो भी सब कमजोर सीटों पर एक मजबूत
रणनीति के तहत। तो इस तरह से भी लगातार काम हो रहा है। प्रधानमंत्री लगातार दौरा कर रहे हैं। 6 महीने में 7 बार प्रधानमंत्री वहां गए हैं मध्य प्रदेश में, और 11 महीने में 8 बार राजस्थान में गए। अमित शाह लगातार दौरे कर रहे हैं। तो वो जो सारी स्ट्रेटेजी है वो कुल मिला के आज सोच सकते हैं हम कि पार्टी का अध्यक्ष और होम मिनिस्टर गुजरात जयपुर में बैठे हुए हैं, कोर कमेटी की बैठक कर रहे हैं, और वो कल सुबह भी दिन भर बैठक करेंगे, संघ के नेताओं के साथ ही मुलाकात करेंगे। तो ये जो लगातार एक एक चीज एक एक स्टेप पर वो बढ़ते जा रहे हैं, उसको ध्यान रखने की जरूरत है कि, और ये समझना यहां बैठ के कि शिवराज जी को यदि रिप्लेस किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी बहुत कमजोर है, ऐसा भी नहीं है। शिवराज जी ने भी बहुत काम किया है, वो लोकप्रिय नेता भी हैं, और उन्होंने भी बहुत फ्रीबीज किया। अशोक गहलोत और शिवराज जी में यदि फ्रीबीज का मुकाबला किया जाए तो शायद ही दोनों में से कोई कमजोर पड़ेगा। विजय जी, बहुत आपने इंटरेस्टिंग बात कही यहाँ पे दर्शकों के जानकारी लिए। कल हम लोगों ने इस पर एक शो भी किया था, ये जब तत्काल बदला गया था, तो उसमें मैंने पूछा एक वहाँ के लोकल जर्नलिस्ट से जो वहाँ पे बहुत ग्राउंड पे काम किया कि शिवराज जी के खिलाफ तो इतनी नहीं नाराजगी होनी चाहिए, तो बहुत काम वाम किए, 3-4 बार से सीएम है। तो बोले उनसे नाराजगी नहीं है, लोग बोर हो जाते हैं, उनको दे वांट समथिंग न्यू। अभी फ्रीबीज से हम लोग चर्चा कर रहे हैं, 450, 300 ये बोली लग रही ना, आपको कुछ और चाहिए, इसलिए बदलना है। शिवराज जी ने बहुत अच्छा काम किया। मैं इसमें अभी मैंने जब 2 नाम लिए, रमन सिंह और सुंदर, तो मैंने शिवराज जी का इसलिए नहीं लिया क्योंकि उन्होंने वाकई काम किया, लेकिन कुछ समय बाद पार्टी में चेंज जरूरी होता है क्योंकि नीचे भी बहुत सारे लोग ग्रो कर रहे होते हैं। मुझे एक छोटा सा ब्रेक लेना है। ब्रेक में जाते हुए मैं एक चीज खाली कहना चाहता हूँ कि लिमिटेड स्पेस में और लिमिटेड मीनिंग में कहा जाए तो दरअसल मोदी जी का ये मास्टर स्ट्रोक उनके मंत्रियों और सांसदों के लिए है कि गुरु अब थोड़ा सा दिखाओ कितना पावर है तुम्हारे अंदर। तो ये दरअसल उनके लिए है, राकेश सिंह के लिए है, तोमर जी के लिए है कि आप अपने इलाके में जरा जाइए ना, थोड़ा माहौल बनाइए। मास्टर स्ट्रोक उनके लिए है, कांग्रेस के लिए तो बाद में होगा। हालांकि मैं इस शब्द से सहमत नहीं होता हूँ। छोटा सा एक ब्रेक, लौट के आते हैं तुरंत। अड्डा में और आज चर्चा हो रही है कि राज्यों के चुनाव से होते हुए केंद्र के चुनाव तक के बीच में माहौल क्या बन रहा है, उसको और थोड़ा क्रिस्टल क्लियर करें तो स्ट्रेटजीज क्या दिख रही हैं लोगों की, इश्यूज क्या क्रॉप अप हो रहे हैं। स्ट्रेटजी पे हमने काफ़ी बातचीत की। शेखर सर, क्या 1-2 इश्यूज आपको लग रहे हैं कि जो यहाँ से लेकर के वहाँ तक रहेंगे? देखिए, एक प्रकार से मुझे लगता है कि जो दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र, मतलब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, तीनों राज्यों में, और तीनों राज्यों से लेकर लोकसभा चुनाव तक ज्यादातर फोकस उसी पर आ गया। लोक कल्याण कार्यक्रम कहिए या फ्रीबीज कहिए या मोदी जी की गारंटी कहिए, इस पर ही ज्यादा फोकस आ रहा है। क्योंकि बार बार क्या सिलेंडर की दाम कितनी घट सकती है, कि आप कुछ बेरोजगारी के लिए कुछ अलाउंस दे सकते हैं, या इसी तरह की यही बातें आ रही है। जहां पे क्योंकि पहले एक समय था कि प्राइम मिनिस्टर स्वयं बोल रहे थे फ्रीबीज को लेकर, सब्सिडी को लेकर, लेकिन पार्टी के अंदर से जो फीडबैक आ रहा है कि केवल हम एक नैतिक रूप में अगर हम इसको विरोध करते जाएं, लेकिन हमारे लिए इलेक्टोरली बड़ा चैलेंज आता जा रहा है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि मध्य प्रदेश पे भी जाके वहां पे भी प्रियंका ने अनाउंस किया, लेकिन राजस्थान में सोनिया गांधी जी स्वयं किए। तो कांग्रेस को लग रहा है कि यही फॉर्मूला है, और बीजेपी एक प्रकार से प्रेशर में आ गई है कि भाई इसको कुछ ऐसे ही करना ही पड़ेगा। आप उसको लोक कल्याण कार्यक्रम कहिए, फ्रीबीज मत कहिए, लेकिन कुछ ना कुछ आपको वोटर्स को देने की बात है। तो मुझे लगता है लोकसभा चुनाव में जाके ये सारे मुद्दे आएंगे कि इस केंद्र सरकार ने क्या क्या फ्लैगशिप के माध्यम से, फ्लैगशिप कार्यक्रम माध्यम से क्या दे पाए, कितने अचीव किए, और साथ में आगे क्या देंगे। देखिए, कभी भी ये बात एनडीए समझ गई थी 2004 में जी कि आपने ये सब कर दिया इसलिए इंडिया शाइनिंग हो गया, इसलिए दोबारा मैंडेट मिलेगा, ये नहीं है। क्योंकि स्वयं मुझे प्रमोद महाजन जी ने बताया था कि हमने एक ही गलती की कि कभी मत कहिए कि बस आप ये सब कुछ किए, लेकिन आप जितना भी करिए वो पर्याप्त नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, इस देश में इतनी समस्या है, आपको आगे कुछ ना कुछ आपको बताना पड़ेगा कि और देता ही रहना होगा, क्योंकि इसका अलावा और कोई उपाय नहीं है। ठीक है, लोग खुश हैं तो वो आपको वोट कर सकते हैं, लेकिन केवल आपने काम किया इसलिए आपको दोबारा वोट मिल जाएगा, ये बात नहीं है। आगे क्या करेंगे, आगे क्या आपकी क्या रहेगी रणनीति, आगे आप लोगों के लिए क्या करने वाले हैं, इस पर ज्यादा डिपेंड करता है, वो लोकसभा चुनाव हो या विधानसभा चुनाव।
बिल्कुल सही कहना है सर आप। चाहे जितना अच्छा अप्रेजल हो जाए, नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर एक बड़े अप्रेजल की उम्मीद रखते हैं। तो जनता अगर ये सब चाहती है कि आपने इतना मुझे दे दिया है तो आगे और दो। अब ये थोड़ी एक बार दे दिया तो पूरे जीवन वही चलता रहेगा। ये कोई लिगेसी वाली पॉलिसी थोड़ी, हर बार नया देना पड़ेगा। सतीश जी, आवाज आ रही ना आपको मेरी? जी फिर से सवाल पूछिए, आवाज। हाँ, मैं ये कह रहा था कि शेखर जी ने कहा कि फेस प्लस फ्रीबीज जो है विधानसभा से लेकर के लोकसभा तक के बीच में चलेंगी। और चूंकि अब बहुत सारी ओबीसी पॉलिटिक्स और जातीय जनगणना हो रही है, तो इसको लेकर के भी क्या उत्तर भारतीय राज्यों में कुछ ऐसा हो सकता है कि इस पे भी कुछ खेल हो? और एक छोटा सवाल आपसे सर, आपका कोई कुआं है क्या बिहार में? क्या मैं सुन नहीं पा रहा हूँ, आपने पिछला वाला सुन लिया? हाँ नहीं छोड़े सर, अब ये बताइए जातीय जनगणना क्या असर पड़ेगा? ये भी कुछ मुद्दा रहेगा कि नहीं? देखिए, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं शेखर जी की बातों को सुना, मैं उनसे बहुत ज्यादा सहमत हूँ। हमें तो ये भी पता चला है कि किसान निधि भी बढ़ने जा रहा है, ऐसा पता चला। अब कितना बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा नहीं मालूम। मुद्दा यही है कि ये सवाल हम बार बार आपके शो पे ही कहते हैं कि सवाल भारत के विकास का नहीं है, भारतीयों के विकास का है। ये भी कहता हूं मैं आपके कि भाई अगर स्थितियां ऐसी हैं तो क्या है कि आप फ्रीबी देंगे, नहीं तो क्या देंगे? आप दे ही नहीं पाएंगे, कुछ दे ही नहीं रहे कुछ। आप समझ लीजिए, तो 80 करोड़ लोगों का अनाज तो आप देना ही पड़ रहा है ना आपको, मुफ्त का अनाज देना ही पड़ रहा है। तो आप कैसे इसे पलट सकते? और भाजपा भी यही काम करती थी, लेकिन जब ये लगने लगा इधर उधर बाकी सब करने लगे थे, ये थोड़ा पलट गए थे बीच में। शेखर जी ने ठीक कहा कि यही करना पड़ेगा, करेंगे भी, अब करते भी आए हैं, बोले चाहे जो कुछ भी। ये तो बिल्कुल सही है। इसके साथ फायदा, एक एडवांटेज ये है कि जो आम आदमी की दिक्कतें हैं वो लहर नहीं है उस तरह से। वो विपक्षी गठबंधन उसका फायदा उठाने में उतना शायद मतलब सक्सेसफुल नहीं हुआ है, लेकिन राज्यों में जहां आमने सामने का चुनाव है दो पार्टियों के बीच में, वहां विपक्षी है उसको फायदा हो रहा है। मैं तीसरी बात भी कहना चाहता हूं, सुनिए। अभी मैं सुन रहा था विजय जी कह रहे थे कि यहाँ बदला वहां बदला, बदलना तो है, ठीक है जी, वो ले लेते हैं बदल देते हैं। कर्नाटक में और हिमाचल में नहीं बदला था, और मुझे लगता है उत्तराखंड में बहुत ज्यादा बदल दिया था। ये मेरे ख्याल से ये ना कोई सेट फार्मूला नहीं है अदलना बदलना। ऐसे तो प्रधानमंत्री जी ने 2015 के चुनाव में बिहार में 42 सभाएं की, तो ये कोई सेट फार्मूला नहीं है। ठीक है, स्ट्रेटजी में सब लोग चलते हैं, वो बात सही है, लेकिन मुद्दा यही है जमीन पर क्या है। आप जो है ना ड्राइंग बोर्ड पर 5-7 4-5 चीज, छोटी छोटी चीजों को क्लोज सिचुएशन में उसको तो मैनेज कर सकते हैं, उसका अरेंजमेंट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन अगर मुद्दे हावी हो जाते हैं तो फिर वो सब फेल कर जाता है जी। ये यहाँ पर यही देखने लायक चीज है कि लीडर का अदला बदली, दौरे से, बोलने से, अभी तो क्या है कि आप जितना भी प्रचार माध्यम कुछ कर लो, इसके बावजूद भी आपका रिजल्ट खिलाफ हो जाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं है। जी सतीश जी, विजय जी एक बहुत छोटा सा जवाब से चाहिए 30-40 सेकंड में। जो सतीश जी कह रहे हैं ना, मैं उसको और स्पष्ट करूं अपने सवाल को। बदलाव सिर्फ इसलिए नहीं किया जाता कि फलाने जी के चेहरे के बजाय ढमकाने जी का चेहरा आ गया। चेंज इज अल्टीमेट थिंग। उसका मतलब ये होता है कि कुछ नवाचार करेगा आदमी, कोई नई चीज करेगा आदमी। मोदी जी की सफलता का राज यही है कि वो नए प्रयोग, नई चीजें देश के लिए अपने काम के रूप में सामने रखते हैं, इसलिए आपको वो हमेशा नई चीज दिखती है। लेकिन आप हमेशा खाली को वो गरीब कल्याण किसान की योजना चला दिया, उनको वजीफा दे दिया, यही सब करते रहेंगे तो फिर आप स्टेल हो जाएंगे, जो कि दिख रहा है इनके शिवराज जी के साथ। क्या नया किया इन्होंने मध्य प्रदेश में अपने हिसाब से, बताइए। इसलिए वो चेंज का मतलब ये नहीं है कि फेस चेंज का मतलब है कि समथिंग न्यू आइडियाज टू डेवलप द कंट्री। जी सर, बहुत छोटा जवाब चाहिए सर। नहीं, बिल्कुल ठीक बात है कि बिल्कुल नवाचार जो है वो हमेशा आपको एक्साइट करता है, अट्रैक्ट करता है। लेकिन मैं फ्रीबीज पर जो बात की आपने कि शिवराज जी ने क्या किया, मैं कहता हूँ विकास को, जो डेवलपमेंट की बातें हम लोग करते हैं या योजनाओं की बातें करते हैं, वो हिंदू धर्म या सनातन के हिसाब से देखे तो द्वैत और अद्वैत जैसा है। ठीक है, अद्वैत जो है ना एक बड़ी परंपरा है और सब है, तो लेकिन वो हमें पसंद नहीं आती ना, हमें हजम नहीं होती है। तो ये जो योजनाएं हैं जो वो अद्वैत है, और फ्रीबीज है जो द्वैत है। यदि आपको कोई बाबा जो है प्रभु के दर्शन कराने की बात करे और मोक्ष की बात करे तो वहां भीड़ नहीं होती है। पर्ची निकाल के मेरी नौकरी का पक्का इंतजाम बता दे,
पर्ची से काम चल जाता। तो ये पर्ची है फ्रीबीज, बिल्कुल सही, यही होने वाला है। पर्ची वाले बाबा चलते हैं, पुण्य मोक्ष वालों की जरूरत नहीं है। नहीं, आजकल तो बाबा बागेश्वर बहुत चल रहे हैं एमपी में। एनीवे, खैर चुनावी माहौल है, बहुत सारी चीज़ें बदल रही हैं, परिवर्तन हो रहे हैं, नई नई स्ट्रेटजी सामने आ रही हैं और अभी और भी बहुत कुछ हमको देखने को मिलेगा दोनों साइड से, तो उस पर हम लोग और चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े।